तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर। बच्चों, हम इस चैनल पर बात करते हैं जो इकोनॉमी का करंट अफेयर्स के जो टॉपिक है उसके बारे में। तो लास्ट वीक एक बहुत मुद्दा चर्चाओं में रहा था। लास्ट वीक ही नहीं, मैं कहूंगा पिछले 2-3 साल से जो एक बहुत मुद्दा चर्चाओं में रहा है वो है यस बैंक का मामला। तो यस बैंक से रिलेटेड कल क्या हुआ, हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है। क्या जारी किया? जो 81 बॉन्ड के रिलेटेड है। तो हम सब धीरे धीरे समझेंगे इसको कि इस बैंक का क्या मामला था, इस बैंक में क्या क्राइसिस पैदा हुई थी, और 81 बॉन्ड जिसको अभी जो उसको क्या कहते हैं राइट ऑफ किया था उसने, इस बैंक ने उस ऑर्डर को अभी हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो इस सब का मतलब क्या है, 81 बॉन्ड क्या होता है, हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, इस सब के बारे में हम धीरे धीरे करके एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों हम समझेंगे बॉन्ड क्या होता है बेसिकली। तो देखो क्या होता है, जैसे कोई भी कंपनी है बच्चों, ये कोई भी कंपनी है। अब इस कंपनी को कुछ कारोबार करना है, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो कुछ पैसा तो प्रमोटर लगाएगा। जैसे मान लो मैं कोई एक शॉप खोलना चाहता हूं तो कुछ पैसा तो मैं लगाऊंगा। बाकी पैसा क्या होता है, दो तरीके से आता है। एक तो ये प्रमोटर का जो पैसा होता है ये, और इसके अलावा ये प्रमोटर इस कंपनी में जो पूंजी लगाता है शुरुआत में, वो दो तरीके से ले सकता है। कैसे? एक तो ये ले सकता है, जैसे मान लो इसको मैं देसी भाषा में समझाऊंगा। मान लो मुझे एक शॉप खोलनी है, कोई शोरूम खोलना है, उस शोरूम में लगभग 30 लाख रुपए लगने हैं और मेरे पास है 10 लाख रुपए। तो 10 लाख तो मैंने अपने जेब से लगा दिए। अब क्या कर सकते हैं? अब कर सकते हैं दो तरीके से 20 लाख रुपए इकट्ठा करना है। या तो मैं बोरो कर लूं, क्या कर लूं, उधार कर लूं। मैं अपने दोस्तों के पास जाऊं कि भाई मुझे एक शोरूम खोलना है और पैसे उधार दे दो 20 लाख रुपए। तो या तो ऐसा कर लूं, या फिर मैं क्या करूं कि 10 लाख तो मैं लगा रहा हूं, 10-10 लाख आप दो लोग भी लगाओ और मेरी कंपनी में क्या बन जाओ, पार्टनरशिप बन जाओ। दो तरीके से कर सकता हूं, या तो मैं उनसे पैसे उधार ले लूं, या मैं उनको क्या करूं, पार्टनरशिप में हिस्सा दे दूं। जो ये पार्टनरशिप में हिस्सा देते हैं इस कंसेप्ट को कहते हैं बच्चों शेयर। शेयर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। मतलब मैं जैसे कि क्या हुआ, सपोज करो 100% की मेरी कंपनी थी। अब मैंने लगाया 10 लाख रुपए। अब किसी ने उसमें 1-1 लाख रुपए लगा रहा है, तो मैं उसको क्या करूंगा, उतना एक जितना पैसा उसने लगा रहा है उतना 1-1 लाख रुपए का इसके आपसे उसको शेयर जारी कर दूंगा। तो उतने हिस्से का वो मालिक बन जाएगा। तो जो शेयर सिस्टम होता है ना बच्चों, ये क्या करता है, ओनरशिप देता है। क्या करता है, ओनरशिप देता है। आप उस कंपनी में मालिक बन जाते हो। सपोज करो आपने रिलायंस का एक शेयर खरीद लिया, तो हो सकता है आप रिलायंस के मालिक हो। कितना हो सकता है, ये जरूर है कि आप हो सकता है कि रिलायंस के 0.000000001% के पर जो शेयर होता है ना वो ओनरशिप देता है। हर एक शेयर होल्डर क्या है, उसका मालिक होता है। तो मालिक को क्या मिलता है बताओ, मालिक को मिलता है प्रॉफिट या लॉस, दोनों में उसको भागीदार होता है बच्चों। अगर लाभ मिला तो लाभ मिलेगा, और हानि मिलेगी तो हानि में भी उसको पार्टनरशिप बनना पड़ेगा, क्योंकि मालिक क्या होता है, दोनों में होता है। लेकिन जो बोरो करते हैं ना बच्चों, इसको एक तरह से क्या कहते हैं, इसको देसी भाषा में कहते हैं, या टेक्निकल नाम है, फाइनेंशियल नाम बॉन्ड। आप लोगों ने बार बार सुना होगा बॉन्ड। अभी मैं यहाँ बात किया 81 बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक बेसिकली क्या होता है, एक बोरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। बॉन्ड जारी करके आपको कागज का टुकड़ा जारी करके पैसा इकट्ठा करते हैं। तो उस टुकड़े को क्या कहते हैं, उस टुकड़े को बॉन्ड कहते हैं। तो बॉन्ड, ठीक है। अब बॉन्ड होल्डर को क्या मिलता है बताओ, बॉन्ड होल्डर को क्या मिलता है, बॉन्ड होल्डर को ना तो प्रॉफिट मिलता है ना कुछ नहीं मिलता है। इसको क्या मिलता है, फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। कितना मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इसलिए बॉन्ड को एक और चीज कहते हैं, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें फिक्स होता है कि भाई जैसे कि मान लो किसी ने 1 लाख रुपए का बॉन्ड जारी कर दिया। अब जो खरीदने वाले को क्या होगा, मान लो 5 साल के लिए है, तो हर साल उसको 8% इंटरेस्ट मिलेगा, बाकी 5 साल बाद उसको उसकी मूल राशि मिल जाएगी। यही इसका कंसेप्ट होता है बॉन्ड का। तो आपने बेसिकली अभी तक मैंने बता दिया कि बॉन्ड और उसमें क्या अंतर होता है शेयर में। अब हम थोड़ा इसके बारे में चलेंगे। अब इसको जोड़ेंगे बैंक से। ऐसे एक बच्चों बैंक होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बैंक से स्टार्ट करना चाहूँ तो सबसे पहले एक कंपनी खोलनी पड़ेगी। जैसे यस बैंक था, ये यस बैंक लो। तो एक क्या हो गया, यस बैंक ने क्या किया, कंपनी खोली, ठीक है। कंपनी खोलता उसको पैसा चाहिए, क्या करना पड़ेगा, पैसे के लिए दो तरह से जारी हो सकता है पैसा, ठीक है। कैसे हो सकता है, शेयर मार्केट में शेयर जारी कर दिया, कुछ हिस्सा क्या आम जनता को बीच बांट दिया, शेयर खरीद लो, कंपनी के मालिक बन जाओ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ बॉन्ड भी जारी कर सकता है ये, ठीक है। ऐसे करके क्या करेगा, ये कंपनी क्या करेगी, कुछ शेयर से कुछ बॉन्ड से पैसा इकट्ठा करेगी और फिर कहां जाएगी, आरबीआई के पास जाएगी कि क्या करो, मुझे मुझे लाइसेंस दे दो बैंक चलाने के लिए, ठीक है। अब बैंक ने अगर इसको लाइसेंस दे देता है आरबीआई, तो फिर ये क्या बन जाएगा, बैंक बन जाएगा, ठीक है। बात यहां तक। तो बैंक कैसे बनता है, बैंक सबसे पहले एक कंपनी के रूप में रजिस्टर कराना पड़ता है। 1956 का जो एक्ट था पुराना, अभी तो नया आ गया है, तो उस एक्ट में रजिस्टर कराना पड़ेगा, कंपनी बन जाएगी। कंपनी बना के सबसे पहले पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। पैसा इकट्ठा कैसे कर सकते हैं, शेयर के माध्यम से भी कर सकते हैं, बॉन्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं।
फिर इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, हम आरबीआई के पास जाएंगे, लाइसेंस लेंगे, लाइसेंस लेते हैं, बैंक बन गया, बैंक बनते हैं, हम क्या कर सकते हैं? अब इससे क्या करेंगे? डिपॉजिट भी ले सकते हैं जनता से, और फिर क्या करेंगे? लेंडिंग भी करेंगे। लेकिन पर ये पैसा जमा करने या लेंडिंग करने के पहले कुछ पैसा अपना होना चाहिए। ऐसा नहीं मेरे पास 100 रुपए जेब में, मैं क्या किया, मैं बैंक खोल लिया, अगर लाओ, क्योंकि बैंक का क्या काम हो सकता है? बैंक में तो डिपॉजिट तो आई दी है ना, ये डिपॉजिट से मैंने लेंडिंग कर दी और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है जेब का, 100 रुपए में बैंक खोल दिया, तो ऐसा संभव नहीं है। बैंक खोलने के लिए आपको क्या चाहिए? न्यूनतम राशि चाहिए। ऐसा नहीं मुंह उठा के चल दिए 100 रुपए 1000 रुपए लेके मैं बैंक खोलूंगा, ऐसा नहीं। तो ये जो बैंक में शुरुआत में शेयर से बॉन्ड से पैसा है ना, इसको कहते हैं कैपिटल। अब ये कैपिटल कितनी होनी चाहिए बच्चों? इसके लिए कुछ रूल है, ये हम आगे के पेज में देखेंगे। अब मैं आपको एक दिशा बताता हूं। सपोज करो बैंक के पास 100 रुपया है और इसने कुछ पैसा, तो आप जानते हो सीआरआर में, एसएलआर में रखते हैं, इसमें मान लो 80 रुपए लोन दे दिए, बाकी 20 रुपए क्या किया? एसएलआर और सीआरआर के रूप में रख दिया। अब ये पैसे का क्या, सपोज करो एनपीए का, जानते होंगे आप, एनपीए मतलब वो पैसा बैंक लोन देता है जो वापस नहीं आता। सपोज करो इसमें से 10 रुपए बैंक ने क्या किया, ये डूब गया, एनपीए हो गया, पैसा डूब गया बैंक का। तो अब ये पैसा कैसे चुका रहा होगा? तो ये पैसा जाहिर सी बात है डिपॉजिटर का पैसा डूबेगा। तो ऐसा सिस्टम रोकने के लिए उन्होंने क्या किया करते हैं, एक रूल बनाया कि बैंक की अपनी खुद की पूंजी होनी चाहिए। क्या कहते हैं इसको? बैंक की खुद की पूंजी हो। सपोज करो बैंक की पैसा 10 रुपए यहाँ लगाया होता या 20 लगाया होता, तो जो बैंक का एनपीए हो जाए और बैंक डूबने लगे, तो ये पैसे जो 20 रुपए है ना प्रोमोटर के पास से, ये पैसे से ये एनपीए का चुकता रहा हो, न कि डिपॉजिटर से। तो अब बताओ, जिस बैंक की कैपिटल जितनी ज्यादा होगी, उस बैंक में है ना डिपॉजिटर के पैसा उतना सेफ होगा, नहीं होगा? तो उतना ही सेफ होगा। ये यही बात हुई, ये बच्चों यही बात होगी कि मैंने एक धंधा शुरू किया, बिजनेस शुरू किया मैंने, अब मैंने इसमें 1 करोड़ रुपए लगा दिया, कुछ पैसा मैंने क्या किया, क्रेडिट माल मिलता है, ये माल ले लिया, इससे सेल कर दिया, पर सेल में मेरा पैसा डूब गया। अगर अगर मैंने यहाँ कम पैसे लगाए होते तो ये पैसा किसका डूबता? जिसने मुझे माल दिया था। लेकिन चूंकि यहाँ एक बड़ी राशि मेरे द्वारा लगाई गई थी, तो उस पैसे से कहीं ना कुछ रिकवरी हो जाएगी और जो जिसने माल सेल किया था उसको नुकसान नहीं होगा। सेम इसी प्रकार से ये है, जैसे एक बैंक है, इसकी अपनी पूंजी थी 20 रुपए, इसने 20 रुपए पूंजी लगाया, 100 रुपए इसने लोन दिया, अब इसने 80 रुपए लोन दे दिया 100 रुपए जमा करके। एक दूसरा बैंक है जिसमें पूंजी 5 रुपए थी और इसने भी वही 80 रुपए लोन दिया और 100 रुपए क्या किया? डिपॉजिट किया। अब सपोज करो यहाँ पे 15 रुपए बैंक के डूब जाते हैं, एनपीए हो जाते हैं। बैंक लोन जैसे माल्या टाइप के लोग देखे होंगे आपने, पैसा खा के भग गया, इसमें भी 15 रुपए भग गया, इसमें भी 15 रुपए एनपीए हो गया, पैसा खा के भग गया, बैंक का नहीं चुका है। तो बताओ कौन से बैंक बड़े स्थिति में? तो अगर आप दोनों सिचुएशन में देखोगे तो बच्चों ये वाली जो पहले वाली सिचुएशन बहुत अच्छी है, इसमें 20 रुपए खुद की कैपिटल है, इस 20 रुपए से ये 15 रुपए की भरपाई हो जाएगी और डिपॉजिटर का 1 भी रुपए का लॉस नहीं होगा। समझ के बात को? दूसरे बैंक में देखो 5 रुपए ही, मान लो 15 का भरपाई हो, 10 रुपए कहां से जाएगा? डिपॉजिटर का पैसा जाएगा, तो डिपॉजिटर पैसे की लॉस हो जाएगी। तो इसीलिए बच्चों, जो स्विट्जरलैंड की बासेल सिटी है, बासेल क्या नाम है, बासेल शहर है स्विट्जरलैंड में, कहां पे? स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर एक संस्था है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, क्या नाम है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये केंद्रीय बैंक को बैंक कहलाता है, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पाकिस्तान में हो सकता है रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, अमेरिका में फेडरल बैंक है। इन सब बैंकों ने मिलकर एक केंद्रीय बैंकों का भी बैंक बनाया, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे? बेसल में। सारे केंद्रीय बैंक अधिकांश इसके मेंबर होते हैं। तो इसने एक कमेटी बनाई बच्चों, जिसको कहते हैं बेसल कमेटी, कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बीसीबीएस। ये बेसल कमेटी क्या करता है बेसिकली बच्चों, जो मैंने बताया था ना, वो पर डे में 20 रुपए प्रोमोटर लगा रहा है उसको शेयर बॉन्ड से, वो कितने रुपए डिसाइड हो, ये डिसाइड करता है। इसी को क्या कहते हैं देसी भाषा में? इसी को कहते हैं फाइनेंशियल लैंग्वेज में कैपिटल एडिकेशन रेशियो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट। बेसिकली इसको कहते हैं कैपिटल एडिकेशन रेशियो। इसका सीधा सा मतलब होता है, आप बैंक ने कितना रुपया लोन दिया? 100 रुपया, तो जितना रुपया लोन दो ना, उसका कुछ पैसा बैंक को अपने पास से होना चाहिए, डिपॉजिटर का पैसा नहीं। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? सीआर कहते हैं। हो सकता है ये सीआर 8% भी हो सकती है, 9% भी हो सकती है, 10% भी हो सकती है। तो ये बेसल कमेटी क्या करता है? ये बेसल कमेटी एक मापदंड बनाता है कि भाई इतना रुपए का आपको कैपिटल एडिक्वेसी रखना है। मतलब फिर मैं दोबारा इसको एक बार और समझा देता हूं आपको, ये काफी डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है बैंकिंग का।
ये बैंक है, ये 100 रुपए डिपॉजिट हुआ, इसने 80 रुपए लोन दे दिया, बाकी 20 रुपए तो CRR में जाएगा से। तो इस 80 रुपए का कुछ परसेंट के रूप में क्या होना चाहिए, खुद का पैसा होना चाहिए, बॉन्ड शेयर से बॉन्ड से आना चाहिए, या फिर उसका भी हो सकता है, क्या नाम है, जो प्रमोटर का भी राशि हो सकती है। तो इस लोन की राशि है ना 80 रुपए, आपने ना डिपॉजिट का लोन दिए गए, लेकिन इस राशि का कहे तो एनपीओ होगा बाद में जाके, जितना लोन दिया उसका कुछ परसेंट एनपीओ होता है हमेशा। तो इस परसेंट राशि का कुछ पैसा आप कैपिटल के रूप में रखो, जिसको क्या कहेंगे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहेंगे। तो इस जो लोन दे रहे हो, इसका कुछ परसेंट पैसा आपको अपने पास से लगाना है, ताकि अगर ये राशि का कुछ परसेंट एनपीओ हो जाए तो ये पैसा यहां से जाए कैपिटल एडिक्वेसी से, न कि डिपॉजिटर का। अल्टीमेट बैंकिंग का उद्देश्य क्या है, इस सबका उद्देश्य जो डिपॉजिटर के इंटरेस्ट की रक्षा करना है। भाई बैंक में सारा पैसा किसका उलझा हुआ है, वो डिपॉजिट का उलझा हुआ होता है बच्चों। तो इसलिए है ना, इसको इस सीएआर के मापदंड होते हैं, वो कौन डिसाइड करता है, बीसीबीएस करता है, बैंकिंग बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो इसने कितना कर रखा है, 8% कर रखा है, और आरबीआई और मान इसने और आगे बढ़ के कितना कर रखा है, 9%। तो आज की डेट में कितना सीएआर रखना है, 9% रखना है। अब बताओ, जितना ज्यादा सीएआर होगा उतना अच्छा है कि बुरी बात है, तो उतना अच्छी बात है, क्योंकि फिर अगर आपका पैसा एनपीओ होता है तो उतना ही आपका बैंक डूबने की संभावना कम बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, यहां से तो यहां तक फिर मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा और आगे हम समझेंगे इसके बारे में। ये बैंक था, बैंक ने क्या किया, शेयर जारी कर दिया, डेट या बॉन्ड जारी किया और कुछ कैपिटल लगाया, ठीक है। फिर बैंक ने क्या किया, पैसा डिपॉजिट लिया, फिर लोन दिया, यही बात हुई, लोन दिया, यही बात हुई। अब जो बच्चों ये कैपिटल है ना, कैपिटल डिपॉजिट अंदर, पहले तो इतना समझ लो, कैपिटल और डिपॉजिट एक नहीं है। डिपॉजिट तो जनता जमा कर रही है, कैपिटल जो खुद मालिक बैंक अपना पैसा इकट्ठा शेयर बाजार में, बॉन्ड बाजार में जाकर करके इकट्ठा, उसे कैपिटल कहते हैं। तो बच्चों ये कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ये लगभग 9% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, लाइन किसका, ये लोन का, जितना अपन लोन दे रहे हैं उसका 9% आपके पास में कैपिटल होना चाहिए, ताकि अगर एनपीओ हो जाए तो टेंशन की बात नहीं है। तो ये बच्चों दो प्रकार की होती है, टीयर वन कैपिटल। देखो कैपिटल भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे शेयर जारी करके किया, बॉन्ड जारी करके किया, तो ये शेयर टाइप की जो इक्विटी होती है उसको कहते हैं टीयर वन, और जो बॉन्ड टाइप की इक्विटी होती है उसको कहते हैं टीयर टू। ठीक है, इस टीयर टू वन के भी दो पार्ट होते हैं बच्चों, कॉमन इक्विटी टीयर वन, ठीक है, और दूसरा होता है एडिशनल टीयर वन। कुछ भी नहीं है यार, ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं। कैपिटल मार्केट कैपिटल के दो प्रकार, टीयर वन और टीयर टू। टीयर वन की पूंजी दो प्रकार की होती है, कॉमन इक्विटी टीयर वन और एटी वन। तो जो ये 81 इक्विटी इकट्ठा करने के लिए जो बॉन्ड जारी करता है ना, बॉन्ड के माध्यम से होता है, उसको क्या कहते हैं, 81 बॉन्ड कहते हैं। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको पहुंचा रहा हूं 80 बॉन्ड क्या होता है। तो 80 बॉन्ड का मतलब समझे, बैंक को कैपिटल इकट्ठा करने के लिए उधार ले रही जनता से पैसा, कुछ इंस्ट्रूमेंट जारी करके, उसको क्या कहा, बॉन्ड का। अब थोड़ा सा हम 81 बॉन्ड के बारे में जारी करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो चलते हैं 81 बॉन्ड। अब मैंने पहले कहा था राम कहानी, बॉन्ड क्या होता है, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है, इस पर इंटरेस्ट मिलता है, और क्या होता है, फिक्स टाइम के लिए जारी होता है, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो सबसे पहले तो इनकी जरूरत क्यों पड़ी, तो इसकी जरूरत पड़ी कैपिटल के लिए, कैपिटल इकट्ठा करनी थी हमको, कौन सी, टीयर वन। तो टीयर वन में भी कौन सी, 81 एडिशनल टीयर वन कैपिटल इकट्ठा करने के लिए हर बैंक 81 बॉन्ड को जारी करता है। दूसरी बात बच्चों, इनका नेचर क्या होता है, परपेचुअल होता है। परपेचुअल का मतलब होता है कि अनंत काल के लिए होता है, जैसे मैंने जारी किया 100 रुपए का बॉन्ड, 81 बॉन्ड। अब ये इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, 5 साल 10 साल के बाद मुझे मूल राशि मिलेगी, इसमें मूल राशि कभी भी नहीं मिलती, केवल ब्याज मिलता है आपको। क्या मिलता है, ओनली इंटरेस्ट, मूल राशि सामान्यतः नहीं मिलती। जैसे मान लो आज मैंने ना 100 रुपए का बॉन्ड जारी कर दिया, अब हर साल मुझसे आगे क्या ले लेना, 8 रुपए 9 रुपए जितना भी इंटरेस्ट है वो ले लेना, मूल राशि को भूल जाओ। इससे इस प्रकार के बॉन्ड को क्या कहते हैं, परपेचुअल बॉन्ड कहते हैं। तो अब आप कहोगे कौन बावड़ा है ऐसा, इतना 100 रुपए मूल राशि लगा के केवल ब्याज ही ब्याज कमाएगा, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और इसका दूसरा रीजन होता है कि आप क्या होगा, फिर ऐसी स्थिति में हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है, ब्याज कितना होगा, ऊंचा होगा, जाहिर सी बात है। नॉर्मल में जहां मूल राशि मिलेगी वहां इंटरेस्ट कम होगा, यहाँ पे चूंकि इंटरेस्ट राशि नहीं मिलती, इसलिए क्या होगा, हाई इंटरेस्ट होगा। ये सबको पता होता है। 81 बॉन्ड का नेचर क्या होता है, परपेचुअल होता है, अनंत काल तक चलता है। जनरली है ना, जो LIC या म्यूचुअल फंड टाइप के लोग लगाते हैं, जिनको मंथली पैसा चाहिए रहता है, जैसे सपोज करो कई सारे प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड में पैसा इकट्ठा हुआ, अब उसको एक साथ तो किसको देना है नहीं ना, तो उससे तो क्या मिलती है, पेंशन मिलती है।
तो हर महीने देना है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, इसमें परपेचुअल या 81 बॉन्ड खरीद लेते हैं ताकि उससे हर महीने इंटरेस्ट प्राप्त हो और वो पैसा वो पेंशन के रूप में दे दे। तो इस प्रकार का नेचर होता है 81 बॉन्ड का। हाई इंटरेस्ट होता है। एक इसमें कॉल ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है जारी करने वाला चाहे तो इसको वापस ले सकता है। वापस लेने का मतलब भाई तुमने 100 रुपए का मैंने बॉन्ड जारी किया था, 3 साल तक मैंने तुमको इंटरेस्ट दिया, अब वो है ना क्या करो वापस मुझे तो तुम मेरा बॉन्ड दे दो और तुम्हारे 100 रुपए वापस ले लो। तो चाहे तो जारी करने वाला कॉल जारी कर सकता है, कॉल ऑप्शन होता है उसके बाद, चाहे तो उसको वापस ले सकता है और उसको वापस पैसे उठा सकता है। तो आप समझे 81 बॉन्ड क्या है। एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड है, इसलिए होता है जो बेसल कमेटी का नियम है उसके पालना के लिए कैपिटल इकट्ठा करनी है बैंक को, उसके लिए जारी किया जाता है। परपेचुअल नेचर होता है, अनंत काल के लिए होता है। चूंकि परपेचुअल होता है इसलिए इसमें इंटरेस्ट रेट भी होता है। और एक और क्या होता है, जोखिम जोखिम वाला होता है, इसमें क्रेडिट ज्यादा होता है, सिक्योर नहीं होता है बच्चों। कैसा, अगर कोई बैंक सपोज करो बुरी स्थिति में आ जाता है, क्या होता है बुरी स्थिति में आ गया, मतलब उसमें क्रेडिट क्राइसिस होगी, कहीं ना कहीं उसका एनपीए ज्यादा हो गया, पैसा डूब गया, तो सबसे पहले क्या कर देगा बैंक 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 के 81 के प्रति कोई दायित्व नहीं, मतलब इसको राइट ऑफ कर देगा। राइट ऑफ मतलब बस कि हम तुमको तुम्हारा पैसा नहीं देंगे। ये इसके 81 बॉन्ड के नेचर में शामिल है, ये गलत बात नहीं है। कोई कहेगी राइट ऑफ कैसे कर सकते हैं, तो कर सकते हैं 81 बॉन्ड के नेचर में ही है। अब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा इस बैंक की। इस बैंक में क्या हुआ, यस बैंक का जो 81 बॉन्ड है उसका राइट ऑफ का क्या मैटर है। राइट ऑफ कर दिया इसने, इसका क्या मतलब है, पूरी कहानी सुनो। 2020 में के लगभग यस बैंक में क्या हुआ था, क्राइसिस आई थी बच्चों। इस बैंक में क्या हुआ था, क्राइसिस हो गई थी, काफी सारा एनपीए हो गया था, बहुत ज्यादा एनपीए बढ़ गया था, और एक टाइम पे ऐसा लगा था कि इस बैंक कोलैप्स कर जाएगा, यस बैंक क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इसका पैसा किसमें फंस गया था, इसका काफी ज्यादा पैसा एनपी में फंस गया था और पैसा रिकवरी नहीं हुई। ठीक है बच्चों, तो ऐसी स्थिति में एसबीआई ने क्या किया, वैसी स्थिति में फिर एसबीआई ने इसको बचाया। स्टेट बैंक, भारत सरकार ने या आरबीआई ने एसबीआई से बातचीत करके एसबीआई ने कुछ में कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल लगाई अपनी, और इसको क्या कर लिया, बचा लिया, डूबने नहीं दिया, बचा लिया, इसको बेल आउट कर दिया। बचाने को जब सरकार कुछ पैसा लगा के किसी बैंक या संस्था को बचा लेती है उसको बेल आउट करना कहते हैं, तो बेल आउट कर दिया एसबीआई ने। ठीक है बात, पर एसबीआई ने केवल इसलिए ये नहीं किया दान पुण्य के रूप में, साथ में एक और काम किया। मैंने बताया था आपको, ये बताया था जब पैसा ये क्या था, लोन, ये क्या था, डिपॉजिट, यहाँ क्या था, कैपिटल। कैपिटल कहां से आई थी, 81 बॉन्ड से भी आई थी, और भी कैपिटल टीयर 2। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मैंने कहा जब लोन ज्यादा बढ़ जाता है, एनपीए डूब जाता है, हो जाता है, डूबने का कारण होता है बैंक, तो सबसे पहले क्या करता है, एक कैपिटल का इस्तेमाल करता है। तो ये 81 इसने क्या किया, 81 बॉन्ड को क्या किया, सबसे पहले 81 बॉन्ड को क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ का मतलब सीधा सीधा कह दिया कि भाई बॉन्ड वालों, 81 बॉन्ड होल्डर भूल जाओ मेरे को, हमने तुमको जो पैसा दिया था आपको एक भी रुपए नहीं लौटाएंगे, ना उसका कोई इंटरेस्ट देंगे, बस ऐसा क्या किया एकदम से, बस कहता बस कुछ नहीं है। तो आप बताओ जिसने ये बॉन्ड खरीदी तो उनको मजा आएगा नहीं आएगा। लगभग 7800 करोड़ के आसपास, 7800 करोड़ के आसपास का जो 81 बॉन्ड थे वो क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। अब आप लोग कहोगे ऐसा कैसा कर सकता है, तो बच्चों कर सकते हैं, मैंने बताया था कि 81 बॉन्ड का जो नेचर होता है ना, वो नेचर ही ऐसा ही होता है। 81 बॉन्ड का जब आदमी सेल करता है कोई संस्था, तो पहले ही बता के रखता है कि ऐसा भी हो सकता है। आरबीआई की साफ गाइडलाइन है, इसमें कोई गलत नहीं किया इसने, इस बैंक ने। आरबीआई की गाइडलाइन साफ है 81 बॉन्ड के रूप में, जब भी कोई बैंक क्राइसिस में आ जाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो 81 बॉन्ड को, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड को राइट ऑफ कर देता है कि कह दो भाई कल से बस तुम्हारा ब्याज व्याज सब भूल जाओ, अब तुम्हारा पैसा डूबते में। तो बताओ जो इन्वेस्टर है जिसने पैसा लगाया था, हो सकता है आप हम में से किसी ने भी लगाया हो, तो इन्वेस्टर के कितने, लगभग 7800 करोड़ के आसपास क्या हुआ, डूब गए, बस कह दिया बस कल से मत आना, भूल जाओ तुम्हारे पैसे को। तो इसे कहते हैं राइट ऑफ। जब बैंक कह देता है कि भाई तुम्हारा कोई पैसा हम पे दावेदारी नहीं बनती, अब तुम आज के बाद से मेरे पास पैसे लेना मत आना। तो अब ये इन्वेस्टर को मजा आएगा कि नहीं आएगा, इनको बहुत बुरा लगेगा, इनका कितना पैसा डूब गया, 7800 करोड़ डूब गया। हो सकता है आपने या मैंने भी खरीदे होंगे होते अगर 81 बॉन्ड, तो हम लोगों को कैसा लगता है कल से कि भाई तुम्हारा पैसा भूल जाओ। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इसके खिलाफ हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने जो ये एस बैंक का डिसीजन था क्या, राइट ऑफ करने का, उसको खारिज कर दिया। इस बैंक ने कहा कि, हाई कोर्ट ने कहा कि जो भाई तुमने ये राइट ऑफ कर दिया ये गलत है, इन्वेस्टर को पैसा वापस लौटाया जाना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा, अब जाहिर सी बात है 81 बॉन्ड जब अपन बेचते हैं, बैंकर
तब पहले लिखा होता है ये बात को कि भाई अगर कोई बैंक की स्थिति खराब होगी तो इसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। इसी बात के तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है भाई। बैंकिंग या फाइनेंस का सीधा सिद्धांत है, ज्यादा जोखिम ज्यादा ज्यादा लाभ, कम जोखिम कम लाभ, सीधी सी बात है। जब आप मजे तो पूरे लिए किसके, 81 बॉन्ड वाले होल्डर ने क्या मजे लिए, हायर इंटरेस्ट रेट के लिए, हाई ऊंचा ब्याज मिला इनको, किस लिए, क्योंकि ये 81 बॉन्ड थे। लेकिन जब वो 81 बॉन्ड का जब नेचर आया उसको डूबने का, तब तुमने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं हम तो एफडी की तरह है, तो हम तो हमारा पैसा डूब जाएगा। तो हाई कोर्ट ने ये मान लिया कि भाई आरबीआई की बात गलत है, इन्वेस्टर को पैसा वापस मिलना चाहिए। लेकिन जो यस बैंक का तर्क है वो है कि हमने क्या किया, हमने तो इनको 81 बॉन्ड भेजा था, 81 बॉन्ड के नेचर में साफ साफ होता है कि भाई इसको राइट ऑफ किया जा सकता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का क्या कहना था, हाई कोर्ट का कहना था कि आपने जो ये सेल किया ना 81 बॉन्ड, तब इसके जोखिम के बारे में पूर्णतः नहीं बताया। आपने जो मतलब जब बेचा 81 बॉन्ड तो आपको चिल्ला चिल्ला के बताना चाहिए था इन्वेस्टर को कि भाई जब बैंक की स्थिति खराब हो जाएगी तो बैंक क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। आपने तो क्या कहा, इस बैंक ने क्या कहा कि ये एफडी की तरह है, एफडी कभी डूबती नहीं है। तो यस बैंक का तो ये कहना था कि जब आपने 81 बॉन्ड को बेचा तो आपने क्या बेचा कि एफडी की तरह है और इसको एफडी की तरह आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसको जो जोखिम था इसमें वो आपने इसको नहीं बताया, इसलिए आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप ये 78 करोड़ रुपए वापस इन्वेस्टर को चुकाओ। अब इसका ना इतना बड़ी राशि इस बैंक कहां से देगा, पहले बड़ी मुश्किल से उसको इस बैंक ने बचाया। तो इस बैंक ने क्या किया, इसकी हम क्या करेंगे, इसकी अपील करेंगे। कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। तो बच्चों ये पूरा मामला था 81 बॉन्ड का, इस बैंक के 81 बॉन्ड का पूरी कहानी। जब ये सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ निर्णय सुनाएगा तब हम दोबारा इसके बारे में देखेंगे क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।